हेलो बच्चों, विधान ऑनलाइन क्लासेस में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अमन खंडेलवाल आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नया चैप्टर और नया टॉपिक, द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण? इसके पहले वाले टॉपिक में ये बहुपद का एक टॉपिक है। बहुपद इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने काफी समझाया तुम्हें। बहुपद में हमने पढ़ा था द्विघात बहुपद। पढ़ा था द्विघात बहुपद क्या था? द्विघात बहुपद जैसे मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 3, कोई सा भी ले लेते हैं हम। ये एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो ये तो है द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण क्या है? बराबर जीरो। समीकरण में क्या होता है? समीकरण में बराबर आता है और LHS और RHS होता है। तो कहीं भी अगर बराबर दिखे आपको तो आप समझ जाना ये क्या है, द्विघात समीकरण। अगर आपको कहीं भी बराबर नहीं दिखे तो आप समझ जाना ये क्या है, द्विघात बहुपद। कौन सा द्विघात बहुपद या समीकरण किसको कहेंगे? जिसमें चर की अधिकतम घात 2 है ना। हर कोई द्विघात बहुपद नहीं होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होगी उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण की। हमने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देखा था। क्या था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप? ax² प्लस bx प्लस c। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो भैया द्विघात समीकरण और बहुपद में केवल क्या अंतर है? बराबर का। बराबर उधर 0 लगा दो, ये द्विघात समीकरण हो गई। यहाँ पे a b और c तीनों के तीनों क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती है। ये संख्याएं होती है और ये होते हैं चर, ठीक है ना। ये a x² का गुणांक है, b x का गुणांक है और c अचर पद है, ठीक है ना। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब कुछ सवालों के जवाब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 5x प्लस 7 एक द्विघात समीकरण है? क्या बराबर 0 आना चाहिए द्विघात समीकरण के लिए? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसको इधर लेके आ जाओ, ऑटोमेटिक बराबर 0 आ जाएगा और ये व्यापक रूप में आ जाएगा। कैसे? जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 है, इधर लेके आओगे तो -5x माइनस 7 बराबर 0 आ गया, ठीक है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगी, इसको भी एक द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसको हल करके देख लो। 2x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। देखो आ गया ये वाला रूप। यहाँ a बराबर 2, b बराबर -2, c बराबर -3, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कोई भी द्विघात समीकरण में बराबर 0 होना जरूरी नहीं है। ये तो व्यापक रूप है, जनरल रूप। अगर किसी समीकरण में बराबर 0 नहीं हुआ तो हम उसके लिए ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आ गई बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b व c क्या कहलाते हैं? गुणांक। a x² का, b x का और c अचर पद है, लेकिन ये भी गुणांक कहलाता है। किसका गुणांक? x की घात 0 का। बराबर में 0 आएगा अगर समीकरण होगी तो, ठीक है। इसके लिए एक और कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? सब b और c हो सकते हैं, a क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया अगर a 0 हो गया मतलब x² वाला पद ही नहीं है, और अगर x² वाला पद नहीं है, केवल x वाला पद है, तो वह
द्विघात ही नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, इसीलिए एक्स स्क्वायर वाला पद तो होना ही चाहिए द्विघात समीकरण में। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जहां ए बी और सी क्या है, गुणांक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0। और क्या हम इसमें द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के हल। अब ये हल क्या होते हैं, हल क्या होते हैं, हल चर के मान होते हैं, चर मतलब x के मान होते हैं। हल किसके मान होते हैं, x या चर के मान। कितने होते हैं हल, द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं। द्विघात समीकरण है, इसके 2 हल होते हैं। सिंपल है यार, बहुपद में हमने शून्यक पढ़े थे, द्विघात बहुपद के कितने शून्यक थे, 2। वो शून्यक ही तो समीकरण के हल थे। हमने शून्यक कैसे निकाले थे, समीकरण बना के। हमने मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये बहुपद है, इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक कैसे निकालेंगे, बराबर 0 करके। अब बराबर 0 करते ही क्या बन गई, समीकरण। समीकरण को हल करते ही x के मान मिल गए, वो x के मान ही तो इस समीकरण के हल हैं, या फिर हम कहें इस बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद के शून्यक और समीकरण के हल एक ही बात है। आ गई बात समझ में, द्विघात बहुपद के शून्यक या उसको समीकरण बना दो, उसके हल एक ही बात है। तो जिस प्रकार शून्यक 2 होते हैं, उसी प्रकार द्विघात समीकरण के हल भी कितने होते हैं, 2 हल होते हैं। क्या होते हैं हल, कभी आपसे कोई पूछ ले हल क्या होते हैं, हल होते हैं, हल क्या होते हैं, x के वे मान या चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। हर चीज का मैं तुम्हें एक एक चीज, हर मतलब जो भी वर्डिंग आ रही है ना, हर वर्डिंग का एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं मैं, ताकि आपको कभी भी कोई प्रश्न आता है उसको समझने में तकलीफ नहीं आए। इसीलिए भले टाइम लग जाएगा, लेकिन कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वे हल कहलाते हैं। सर ये संतुष्ट करना क्या होता है, अब इस पे आते हैं हम। संतुष्ट करने का मतलब है, समीकरण क्या होती है, समीकरण होती है भैया आपकी LHS और RHS, जिसमें बायां पक्ष होता है और जिसमें दायां पक्ष होता है। क्या वही समीकरण होती है, नहीं, समीकरण होती है जिसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं। समीकरण का मतलब तराजू जिसके दोनों पलड़े बराबर हैं। समीकरण मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होते हैं, वो आपकी समीकरण होती है। तो संतुष्ट करने का मतलब जहां LHS और RHS बराबर हो जाए, उसका मतलब है समीकरण संतुष्ट हो गई। मतलब इसका मान और RHS का मान, दोनों का मान बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे उदाहरण लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर x प्लस 3। अब ये बताओ तुम कि ये द्विघात समीकरण संतुष्ट है या नहीं है x के किसी मान पे। तो तुम्हें तो पता नहीं लगेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। x का मान मान लो x बराबर तुम रखो यहाँ पे -3। अब -3 रख के देखो तो यहाँ क्या आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3। एक जस्ट उदाहरण बता रहा हूँ मैं, तुम मत सोचना कि सर ये कहाँ से लेके आए, मुझे पता है इसलिए मैं इसको उदाहरण को तुम्हें बता रहा हूँ। +3, अच्छा ये -3 +3। अब इधर देखो 9 -15 प्लस 6 बराबर 0। तो इधर क्या हो गया, 15 - 15 बराबर 0, 0 बराबर 0। LHS भी 0 आ गया, RHS भी 0 आ गया। तो x बराबर -3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है। x बराबर -3 इस समीकरण को क्या कर देता है, संतुष्ट कर देता है। आई बात समझ में। अब हल क्या होंगे इस समीकरण के, x बराबर -3 इस समीकरण का हल होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो x के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, जैसे x बराबर -3, वह उस समीकरण के हल कहलाते हैं। समीकरण कोई जरूरी नहीं है कि बराबर 0 आए। ठीक है, बस ये बताने का तुम्हारा मकसद था। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विघात समीकरण के हल पर।
कितने हल होते हैं और किस प्रकार हल निकाले जाते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया कि हल कितने होते हैं, दो हल होते हैं। कितने हल होते हैं द्विघात समीकरण के, दो हल। इनको ज्ञात करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। हम तीन तरीकों से द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। आई बात समझ में, देखते हैं कौन से हैं वो तीन तरीके। तो हल ज्ञात करने की द्विघात समीकरण की तीन विधियां हैं। कौन कौन सी तीन विधियां, गुणनखंड विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं, या शीघ्राचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। हम इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे और तीनों विधियों से हल निकालना सीखेंगे। अब मन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या तीनों विधियों से किसी भी समीकरण के अलग अलग हल निकलते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, चाहे आप इन तीनों में से कोई सी भी विधि अपनाओ, हल तो वही रहेंगे, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, उन दो हलों को इन तीनों में से किसी भी विधि से ज्ञात किया जा सकता है। तीनों विधियों को हम पढ़ेंगे और तीनों विधियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और सवाल करेंगे काफी सारे। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के हल गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग विधि और शीघ्राचार्य विधि द्वारा हम अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुणनखंड विधि। अब क्या होती है गुणनखंड विधि, बिल्कुल नई है क्या, ये बहुत पुरानी है आपके लिए। 8वीं से आप पढ़ते आ रहे हो द्विघात समीकरण के गुणनखंड, 9th में भी आप लोगों ने पढ़े हैं। और मैं कहूं आपसे कि अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने पढ़े हैं, बहुपद के वीडियो में। बहुपद में जो द्विघात बहुपद थे उनके शून्य जो निकाले थे हमने गुणनखंड विधि से, वो सेम विधि यहाँ पे है। तो करना क्या है, एक तरह से रिवीजन करना है। रिवीजन को भी मैं पूरा बताऊंगा आपको किस प्रकार सवाल करने हैं। तो कुछ एक पहले से एक सिंपल सिंपल 2-3 सवाल ले लेते हैं और फिर उसके बाद हम कुछ कठिन सवाल लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, तो कुछ एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, कोई भी द्विघात समीकरण ले लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, कोई सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूं पहले, 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अब गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, मैं आपको शुरू से बताता हूं। गुणनखंड करने के लिए हम दो चीजें लेते हैं। क्या, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करते हैं। पहली और आखिरी संख्या को गुणा करने पर चिन्ह सहित लिखो, क्या आया, प्लस के 12। तो और बीच वाली संख्या कौन सी है, प्लस का 7। उसके दो टुकड़े इस प्रकार करते हैं कि गुणा करने पर क्या आ जाए, प्लस का 12। या आप ये समझो, ऐसी दो संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर तो प्लस 12 आ रहा हो और जोड़ या घटाने पर प्लस का 7 आ रहा हो, ठीक है ना। गुणा करने पर तो 12 आए और जोड़ने पे 7 आए, ऐसी दो संख्या बताओ। तो तुम वह संख्या छांटने के लिए क्या करो, वह संख्या छांटने के लिए 12 को, ऐसी दो संख्या बताओ उनको गुणा करने पे 12 आता हो। तो कौन कौन सी आ रही है, 6 और 2, 3 और 4, 12 और 1, बस ये आ रही है। इनमें से देख लो कौन सा जोड़ा 7 कर रहा है, ये कर रहा है। तो भैया ऐसी दो संख्या है, प्लस का 3 और प्लस का 4, जिनको जोड़ने पे प्लस 7 आ रहा है और गुणा करने पर प्लस का 12 आ रहा है। आ गई बात समझ में, सिंपल है। तो क्या होगा, क्या करेंगे, 7 के दो टुकड़े करके लिखना है। बीच वाला जो है उसके दो टुकड़े करके 3x और 4x कर देना है, ठीक है ना। मैं आपको शुरू से समझाता हूं क्या किया है अपन ने, शुरू से देखते हैं हम, क्योंकि यही एक स्टेप है जो गुणनखंड विधि में काम आने वाली, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करो, लिख दो। बीच वाली संख्या को लिख दो, ठीक है, लिख दिया। जो बीच वाला है मतलब x का जो आपका गुणांक है उसको लिख दिया। चिन्ह सहित पहली और आखिरी संख्या को गुणा करने पर चिन्ह सहित लिखो, प्लस का 12 आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है। दो ऐसी संख्या बतानी है जिनको गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर 7 आए, प्लस का 7 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी है, ऐसी संख्या है आपकी प्लस का 3 और प्लस का 4। वो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना ही पड़ेगा कि ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पे 7 आए तो और गुणा करने पर
12 है, या तो 7 के 2 टुकड़े कर लो, 3 और 4, 6 और 1, 6 और 1 को गुणा करने पे नहीं आ रहे हैं, 5 और 2 उनको गुणा करने पे 12 नहीं आ रहा, 3 और 4 गुणा करने पे आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है। या फिर इसके दो गुणनखंड कर लो, मतलब 12, दो ऐसी संख्या बताऊं तो गुणा करने पे 12 आ रहा है, 6 और 2 को गुणा करने पे 12 आ रहा है, 4 और 3 को गुणा करने पे 12 आ रहा है, 12 और 1 को गुणा करने पे 12 आ रहा है। तो इनमें से छांट लो किनको जोड़ने पर 7 आ रहा है, ठीक है ना। या तो इसके दो टुकड़े देख लो या फिर इसको देख लो। तो यहां हमें मिला 4 और 3। तो हमें क्या करना है, बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं इनके x लगा के, ठीक है ना, चिन्ह सहित। तो भैया इसके दो टुकड़े मिल गए हमें, कौन से मिले, प्लस का 4x और प्लस का 3x प्लस 12, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है गुणनखंड में, दोबारा देखो यही मेन स्टेप है, बीच वाली संख्या के दो टुकड़े करने हैं। सर कौन से होंगे दो टुकड़े, उसको ज्ञात करने की क्या विधि है, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करो और बीच वाली के दो ऐसे टुकड़े करो जिनको गुणा करने पे तो 12 आ रहा हो और जोड़ने और घटाने पर 7 आ रहा हो। आ गई बात समझ में। तो वो टुकड़े हैं 4x और 3x, प्लस का 4x, चिन्ह सही देखो, प्लस का 4x और प्लस का 3x। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। अब इसके बाद आती है आपकी दूसरी स्टेप। कभी भी समीकरण में हम लाइन चेंज करते हैं तो यहां लगाते हैं, ठीक है, बराबर नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं बराबर, क्योंकि बराबर पहले से ही मौजूद होता है, एक लाइन में दो बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। अगली स्टेप क्या है, दो दो के जोड़े बनाओ और कॉमन लो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन देखो, अब कॉमन खिलाड़ी नहीं होता, पहले क्रिकेट मैच खेलते थे दो टीमों में कॉमन होता था, कोई सा भी गेम खेलते थे तो कॉमन खिलाड़ी होते थे किसी भी छोटे बच्चे को कि भाई तू कॉमन है, तू इससे भी खेलेगा इससे भी खेलेगा। तो कॉमन क्या होता है, जो इस टीम से भी खेलेगा इस टीम से भी खेलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उस कॉमन खिलाड़ी को उठा के बाहर फेंक रहे हैं, तू दोनों टीमों में से हट जा। तो भैया इन दोनों में कौन है कॉमन, एक्स कॉमन है, उसको बाहर कर दिया। अब टीम इसमें क्या बचा, एक्स बचा, और इस टीम में क्या बचा, 4। तो ये कॉमन था, इसको बाहर कर दिया। इसी तरह इसमें देखो क्या कॉमन है, 3 और 12 में क्या कॉमन है, 3 और 12 संख्याओं में कॉमन क्या होता है, ऐसी संख्या जिसका दोनों में पूरी पूरी बार भाग चला जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। कौन सी है, वो 3 है। 3 का देखो दोनों में भाग जा रहा है, 3 कॉमन, इसमें भाग देंगे तो x बचा, इसमें भाग देंगे तो 4 बचा। आ गई बात समझ में, ये कॉमन लेने का तरीका है। अब ये दो पद मिले, इनमें वापस हमें कॉमन संख्या दिख रही है, देखो x प्लस 4 x प्लस 4, तो कॉमन ले लिया हमने x प्लस 4, यहाँ से आया x प्लस, यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, ये और ये गुणनखंड हो गए। क्यों कहते हैं इनको गुणनखंड विधि, क्योंकि ये देखो यहाँ हमने इसके ऐसे दो टुकड़े कर दिए, दो ऐसी संख्याएं ला दी जो आपस में क्या हो रही है, गुणा, मतलब ये इसके गुणा वाले टुकड़े हैं। खंड मतलब टुकड़े। देखो कोष्टक को हमेशा एक पूरी संख्या मानते हैं, ये कोष्टक और ये कोष्टक अगर गुणा में आ रहा है तो ये दोनों क्या है, गुणनखंड। इसके गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड है, क्या है इसके गुणनखंड, x प्लस 4 और x प्लस 3। इसके अगर गुणनखंड कहें कोई भी तो क्या है गुणनखंड, x प्लस 4 और x प्लस 3, ठीक है। तो अगर दो संख्या गुणा होके 0 आ रही है, मतलब कोई भी दो संख्या है a और b ले लें हम, और ये गुणा होके 0 है, कब कब 0 हो सकती है, अगर a 0 हो तो क्या 0 इंटू बी 0 होगा, ठीक है। तो कब 0 हो सकता है इन दोनों का गुणा, जब ये संख्या 0 हो। क्या जरूरी है a 0 होने पे ही हो, b भी तो 0 हो सकता है, मतलब a इंटू 0 भी तो 0 हो सकता है। तो या तो ये 0 हो या ये 0 है, अगर दोनों में से एक भी संख्या 0 है तो इनका गुणा क्या हो जाएगा, 0। तो क्या करते हैं, ये और ये बराबर 0 आ रहा है ना, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बाद में तो आपको ये एक बार अगर आपने समझ लिया तो बाद में तो आपको ये स्टेप यूं याद रहेगी। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये क्यों आया। इसके बाद हम लिखते हैं या तो x प्लस 4 बराबर 0, या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। तो ये क्यों लिखा बराबर 0, मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों को बराबर 0 क्यों किया। और ये क्यों लिखा कि या तो ये 0 या ये 0, क्योंकि इन दोनों में से एक भी 0 होगा तो बराबर क्या आएगा, 0। तो मतलब RHS हमारा बराबर 0 कब आएगा, RHS बराबर 0 है, LHS 0 कब आएगा, जब या तो ये 0 हो या ये 0। अब ये 0 कब होगा, जब x प्लस 4 बराबर 0 होगा और x बराबर -4 होगा। यहाँ से
प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का 3। तो यहाँ समीकरण के हल क्या हो गए, -4 और -3 समीकरण के क्या हैं, हल हैं। आ गई बात समझ में? तो ये हमने गुणनखंड विधि सीख ली। अब मैं और उदाहरण कराता हूँ और तुम्हें इसको तुम्हारे लिए जितने जैसे उदाहरण आते जाएंगे वैसे वैसे ये सिंपल होता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा टफ उदाहरण लेके चलता हूँ तुम्हारे सामने। अभी बिल्कुल सिंपल उदाहरण से किया था, और हर उदाहरण में हर बार जब भी अपन सवाल करेंगे तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसीलिए इसके बाद आप अगला उदाहरण देखो, उसको भी ध्यान से, और कॉपी पेन जरूर आपके हाथ में होना चाहिए। देखो गणित पढ़ रहे हो, कॉपी पेन हाथ में लेके चलो, वरना अपने आप को उस्ताद समझोगी, अरे मैं तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। आप अगर गणित पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। खुद से प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, पॉज करो, प्रैक्टिस करो, देखो, पॉज करो। यही तो ऑनलाइन क्लासेस का फायदा क्या है, यही तो फायदा है कि आप लोग जितनी बार चाहो देख सकते हो, जितनी बार चाहो उसको पॉज कर सकते हो, मुझे जहां चाहो वहां रोक सकते हो। आप कभी भी आप लाइव क्लास में या कहीं ट्यूशन पढ़ने जाते हो, स्कूल पढ़ने जाते हो, सर को रोक सकते हो, सर 2 मिनट रुक जाना, पहले मेरे को समझ लेने दो, सर इसको दोबारा रिवाइंड कर दो, फॉरवर्ड कर दो। ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन क्लास में आप मुझे जितनी बार चाहो उतनी बार बुला सकते हो आप, ये आपके ऊपर है, आपके हाथ के ऊपर है। ठीक है, तो इसीलिए पॉज कर दिया करो, सवाल उतार के उसको खुद से करने लग जाया करो। तो अब अगला सवाल करते हैं हम। तो अब नया उदाहरण है हमारे पास, 9x² - 3x - 2। इसको हल करने के लिए क्या करें, सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या को गुणा करो चिन्ह सहित। 9 और -2 गुणा होंगे तो कितना आएगा, -18। बीच वाला पद क्या है, -3। अब मुझे दो ऐसे ही संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर तो -18 आ रहा हो, और जोड़ने या घटाने पर -3 आ रहा हो। वह छांटने के लिए क्या करें, क्या करें वो छांटने के लिए, मुझे तो तुम दो ऐसी संख्या बता दो जिनको गुणा करने पर क्या आ रहा है, 18। तो ऐसी संख्याओं के जोड़े बता दो। ऐसे एक ही जोड़े नहीं होंगे, कई जोड़े होंगे। तो कौन कौन से जोड़े हैं सर, 9 × 2 है, और कौन कौन से जोड़े हैं जिनको गुणा करने पर 18 आ रहा है, 18 × 1, और कौन कौन से 6 × 18। ठीक है ना, तो कौन कौन सी संख्याएं, कौन कौन से जोड़े मिल गए, 9, 2, 18, 1, 6 और 3। अब इन तीनों में से मुझे बताओ कि -3 किसको जोड़ने या घटाने पे आ रहा है, इसको नहीं आ रहा, इसको नहीं आ रहा, इसको आ रहा है। तो भैया टुकड़े मिल गए हमें, क्या मिल गए टुकड़े, 6 और 3। अब हमें ध्यान देना है चिन्ह पे। अब हमें किस पे ध्यान देना है, चिन्ह पे। अगर गुणा करने पे -18 आ रहा है ना, इसका मतलब हमेशा याद रखना कि अगर यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया ना पहली और आखिरी संख्या गुणा पे, तो हमेशा याद रखना कि दो संख्याएं जो भी आएंगी ना उनको घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा मतलब एक का चिन्ह प्लस रहेगा तो एक का चिन्ह माइनस रहेगा। अब हमारे पास सवाल ये पैदा होता है, इन दोनों में से कौन प्लस रहेगा और कौन माइनस, उसके लिए ये बताएगा। यहाँ क्या है, माइनस है ना, तो बस बड़ी संख्या माइनस की रहेगी और छोटी संख्या प्लस की रहेगी। तो दो टुकड़े कौन से मिल गए, -6x और प्लस के 3x। समझ गए। अब क्या करें, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, इन दोनों को गुणा करने पे तो -18 आ रहा है, सॉरी गुणा करने पे तो 18 आ रहा है, इन दोनों को गुणा करने पे तो 18 आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पे -3 नहीं आ रहा, इसलिए ये टुकड़े नहीं हो सकते। बड़ा आसान तरीका है, ठीक है ना। और भी कई तरीके हैं, लेकिन ये तरीका मेरे को सबसे सही लगता है। दो ऐसी संख्या देख लो जिनको गुणा करने पे क्या आ रहा हो, ये वाली संख्या आ रही हो, क्योंकि गुणा करने पे ये आना चाहिए और जोड़ने पे ये आना चाहिए। कभी कभी इसका सहारा लेते हैं, अभी हम गुणा का सहारा ले रहे हैं। हो गया, बस अब लिख दो, क्या करना है, या लगाना है जब भी समीकरण चेंज करो, लाइन चेंज करो समीकरण में, -6x प्लस का 3x -2 = 0। टुकड़े हमेशा बीच वाली के करते हैं, इसलिए पहली और लास्ट वाली में कुछ नहीं बदलना, न तो संख्या बदलनी है न चिन्ह बदलना है, कुछ भी नहीं बदलना, न चर वर्ग कुछ बदलना है, ठीक है ना। हमेशा बस टुकड़े बीच वाली के कर दो। अब दो दो के जोड़े बनाओ और कॉमन लो अगले स्टेप में। क्या कॉमन है, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3 कॉमन है, x और x² और x में से x बाहर निकाल लिया,
इसमें से 3 बाहर निकाला तो क्या आया 3। एक्स स्क्वायर में से x बाहर निकला तो क्या बचा x। एक्स स्क्वायर था 2 मतलब x गुणा x था, एक्स स्क्वायर का मतलब x गुणा x था। इसमें से 1 बाहर निकल गया तो 1 ही बचा ना अंदर, ठीक है। यहाँ माइनस की जगह माइनस, 6 में से 3 बाहर निकल गया मतलब 6 में 3 का भाग गया 2। x बाहर निकल ही गया तो कुछ नहीं बचा, x में से तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि x था वो बाहर निकाल लिया। इन दोनों में क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो सबका मालिक एक होता है, एक कॉमन होगा। अगर कुछ भी नहीं है ना कॉमन तो बचाने कौन आएगा फिर, एक, सबका मालिक एक है। तो इन दोनों में से 3x माइनस 2 अगर एक कॉमन लिया है तो फिर वैसे के वैसे लिख देंगे बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब भी कॉमन लोगे, कॉमन लेने के बाद कोष्टक की अंदर की संख्याएं और चिन्ह बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अगर नहीं आए तो तुमने गलती की है। ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे। अगर नहीं आए तो सर गलती की है आपने, भाई टुकड़े लेने में गलती की है या फिर कॉमन लेने में गलती की है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती कर दी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। वो आप लोग अपनी गलती पकड़ सकते हो कहाँ पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि कोष्टक बराबर नहीं आए, मतलब वापस बैक टू पैवेलियन चल जाओ, वापस दोबारा सवाल पे जाओ और दोबारा देखो कि यार मैंने कहीं ये यहाँ टुकड़े करने में प्लस माइनस में कहीं गलती तो नहीं कर दी। क्लियर है। तो अब ये दोनों बराबर आ गए तो ये दोनों यहाँ पे सेम है, कॉमन ले सकते हैं। ये कोष्टक मैंने कॉमन लिया, अंदर बचा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके बाद या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0, और दोनों को बराबर 0 करके हल करो और x का मान निकालो। x का मान निकालने के लिए क्या करें, 2 को उधर ले जाएं, प्लस का 2 या x बराबर 2/3। इसी प्रकार यहाँ क्या करें, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। तो 2 हल कौन से आ गए, x बराबर 2/3 और -1/3। ये क्या है, समीकरण के हल, ठीक है, सिंपल है। कौन सी विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। सर कहाँ है गुणनखंड, ये रहे गुणनखंड। क्लियर है एकदम, हर चीज आपको बताऊंगा, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। और जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, आपको एक एक चीज समझ में आती जाएगी। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये मेरा आपसे वादा है कि आप कभी भी नहीं भूलोगे गुणनखंड, और आपको यह एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एकदम आपको मक्खन की तरह हो जाएगा, या बिल्कुल चिकना, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं, 3 4 5 सवाल करेंगे, आज हमें पढ़ना है गुणनखंड है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक भी पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम गुणनखंड पे ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा चर्चा इस पे करेंगे, ठीक है। तो अगले सवाल पे आ जाओ। तो हमारा अगला सवाल है √3x² + 10x + 7√3। अब वही वही ट्रिक, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम वही करना है हमें। क्या करना है, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करो, √3 और 7√3, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा करो तो 7√3 × √3 क्या होगा। मैंने बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब भी समान रूट वाली संख्या होती है तो, और अगर ये गुणा होती है तो गुणा के बाद इनके रूट हट जाते हैं, मतलब √3 और √3 गुणा होंगे तो क्या होगा 3, ठीक है ना। क्यों होगा, दोबारा देख लो, क्योंकि √3 और √3 समान दो संख्याएं गुणा होती है तो उनके स्क्वायर लग जाता है, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। या फिर √3 और √3 गुणा होंगे तो √9 आएगा, और √9 का मतलब 3 होता है। कैसे भी कर लो, आएगा क्या यहाँ पे आपका, क्या आएगा आपका यहाँ पे, √3 आएगा, ठीक है। तो कुछ भी रूट आएगा, मतलब कोई √3 नहीं। तो जैसे मान लो कोई भी संख्या है, √7 × √7 क्या होगा, 7 हो जाएगा। √5 और √5 क्या हो जाएगा, 5। कोई सी भी रूट वाली संख्या है उनमें आपको यही करना है। यहाँ आपको हो सकता है दिख नहीं रहा हो, इसलिए मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, √3 × 7√3 बराबर क्या होगा, 7 × 3 बराबर 21,
तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए? 21। ये वैसे मैंने तुम्हें एक एक चीज बताई है, वरना डायरेक्ट आप इन दोनों गुणा करके 21 लिखना है, आपको कुछ नहीं करना, और ये रफ काम है, ये आपका रफ वर्क है ना। अब बीच वाली के दो ऐसे टुकड़े करो जिनको जिनको बीच वाली के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पे क्या है? 21। मतलब ये गुणा वाला और ये प्लस माइनस वाला, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करने पे दो संख्याओं को, और दो संख्याओं को प्लस माइनस करने पे। बताओ दो संख्या कौन सी है? 21 के दो टुकड़े, 21 किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 21 आ रहा है? कौन सी दो संख्याएं हैं? अरे दिख रहा है 7 और 3, ठीक है ना। 21 इंटू 1 भी है, लेकिन 7 और 3, अब 7 और 3 है, क्या जोड़ने पे 10 आ रहा है? आ रहा है। तो मिल गया, क्या मिल गया? मिल गया हमें हमारा जवाब। 10 के दो टुकड़े कौन कौन से? अच्छा, यहाँ प्लस है ना, यहाँ भी प्लस है, तो दोनों को जोड़ने पे आएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ प्लस है, दोनों को जोड़ने पे आएगा, और यहाँ प्लस है तो बड़ी संख्या प्लस की। सिंपल, दोनों को प्लस का लेना है। +7 और +3 एक्स समेत आएंगे, ये याद रखना है ना, कभी भी गलती मत कर देना। तो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 बराबर 0। यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कॉमन लेने में, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन दिख रहा है? √3 और 7 में तो कुछ भी ऐसी संख्या नहीं है इसमें भाग भाग जा रहा हो या कॉमन हो, केवल x कॉमन दिख रहा है। यहाँ क्या बचा? एक तो √3 बच गया पूरा का पूरा, x² में से x मैंने बाहर कॉमन निकाला है, तो क्या बचा? एक x बच गया। यहाँ x बाहर निकाला है, केवल क्या बच गया? 7 प्लस। अब यहाँ ध्यान से देखना है तुम्हें, इस जोड़े में x कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है? 3 और √3, इन दोनों में कॉमन है √3, क्योंकि 3 का भाग √3 में जाएगा तो क्या आएगा? √3। 3 का भाग √3 मतलब 3 में √3 का भाग जाएगा तो √3 आएगा, मतलब 3 में √3 का भाग जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि 3 को आप क्या लिख सकते हो? √3 इंटू √3, 3 √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, तो बटे √3, √3 से √3 कट गया, बच गया ना √3, तो भाग गया ना। कितनी बार गया? √3 बार। यहाँ दोनों जगह से कॉमन ले लिया मैंने √3, और ये मकसद इसलिए था मेरा कॉमन लेने का, ताकि ये और ये कोष्ठक बराबर आ जाए। अगर मैं यहाँ से कॉमन नहीं लेता और एक ही लेता, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक आएगा, यहाँ 3x प्लस 7 √3 आ जाता। फिर देखो ये कोष्ठक और ये कोष्ठक बराबर नहीं होते, फिर आपका दिमाग चलता ही थी कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी। गलती आपने कॉमन लेने में की है, ठीक है ना। यहाँ पकड़ लेना, अगर आपसे नहीं बैठ रहा तो आपको यहाँ तो पकड़ना ही पड़ेगा। तो कॉमन लेंगे √3, यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बचा 7 बराबर 0, ठीक है। इसके बाद की स्टेप आपको आती है, वापस कॉमन आ रहा है, दोनों कोष्ठक बराबर आ गए, कॉमन ले लो, निकाल लो, √3 प्लस 7 x प्लस √3 बराबर 0। बस इसके बाद अब तुम्हें ये करना है, यहाँ से चलो मैं करके बताता हूँ। या तो ये बराबर 0, तो √3x बराबर -7, x बराबर -7 बटे √3। तो सर क्या रूट वाले भी हल आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या कुछ भी आ सकती है यहाँ पे, या फिर x बराबर √3 सॉरी x प्लस √3 बराबर 0 और x बराबर -√3। तो हल क्या हो गए? -7 बटे √3 और -√3। ये दो हल हो गए, ठीक है। आ गई बात समझ में? अब हम चलते हैं अगले उदाहरण पे। तो अब अगला सवाल देखो, 100x² -20x + x। वैसे तो ये सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बड़ी संख्या है, इसलिए मैंने सोचा तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैंने बताया। इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस आपको टुकड़े बताऊंगा, बाकी तुम्हें ही करना है। अब टुकड़े कैसे निकालें? पहली और आखिरी को गुणा करो, चिन्ह सहित क्या आ रहा है? 100, और बीच वाली संख्या क्या है? -20। तो गुणा करने पे दो ऐसी संख्या बतानी, इनको गुणा करने पे तो 100 आए, और प्लस या माइनस करने पर 20 आए। तो कौन सी दो संख्या है जिनको जोड़ने या घटाने पे 20 आ रहा है और गुणा करने पे 100 आ रहा है? यार ये तो साफ साफ दिख रही है आपको। क्या दिख रही है साफ साफ?
क्या दिख रही है साफ साफ? क्या वह दो संख्या 50 20 आ रहा है, तो क्या वह दो संख्या 10 × 10 है? क्या है वो दो संख्या? सिंपल है यार, इसमें साफ साफ दिख रहा है। क्या वह दो संख्या 10 और 10 है? 10 और 10 को गुणा करने पे 100 आ रहा है, और जोड़ने पे अब बहुत सारी ले सकते हो, जैसे 50 है, 50 × 20 भी है। 50 × 20 को गुणा करने पर, अच्छा 50 × 20 थोड़ी है, 50 × 2 है, और क्या है 25 × 4 है, और क्या है 5 × 20 है। लेकिन इन सब में से योग 10 किसका आ रहा है? इन दोनों का। या घटाने पे किसका आ रहा है? इन दोनों का। इसलिए ये सब कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ये आपका राइट है। अब चिन्ह देखना है। जोड़ने पे, सॉरी गुणा करने पे तो प्लस का 100 आना चाहिए इन दोनों को, और जोड़ने पे माइनस का 20 आना चाहिए। अगर दोनों प्लस की होती है तो जोड़ने पे प्लस का 20 आएगा, या दोनों माइनस की होती है तो फिर -20 आ जाएगा। अब दोनों माइनस की है तो बताओ गुणा करने पे प्लस का 100 आ रहा है क्या? हाँ, समान संख्याएं गुणा होती है तो गुणा करने पर प्लस का चिन्ह आता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस की संख्या से गुणा होकर प्लस आती है, इसलिए दोनों माइनस की है, दोनों -10x -10x। ठीक है ना? अब मैंने तुम्हें टुकड़े बता दिए, अब आगे का काम तुम्हारा है। -10x -10x + 1। अब कॉमन वॉमन लेना है और हल निकालने, वो तुम्हारा काम है। ठीक है ना? दो टुकड़े कौन से हो गए -20 के? -10x -10x। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा सवाल है, उसके बारे में हम थोड़ी सी ज्यादा चर्चा करेंगे। ये लो भाई, ये है आपका अच्छा और सच्चा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ आने वाली है। तो भैया कहाँ आने वाली है तकलीफ कि सर ये ए क्या आ गया बीच में, ये कौन सी गणित आ गई, ये A² आ गया, कैसे करेंगे? यहाँ पे A⁴ -B⁴ आ गया। तो नो टेंशन, जितना ज्यादा दिखने में खतरनाक होता है उतना ही ज्यादा सिंपल होता है। और देखिए कितना सिंपल है। क्या है, आपको बस याद रखना है, पहली और आखिरी संख्या को गुणा करो। अब आखिरी क्या है? देखो ये पहला x² वाला पद है, ये x वाला पद है। अब आखिरी में तुम ये इसको आखिरी मत मान लेना, ये पूरा का पूरा अचर है। क्या? A⁴ -B⁴। पहली संख्या 4 है और आखिरी संख्या ये है, इन दोनों को गुणा करने पे क्या आया? 4 × A⁴ -B⁴। अब दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि 4A² आ जाए। क्या चाहिए हमें? कि गुणा करने पर तो ये आए दो ऐसी संख्याओं, और जोड़ने पर या घटाने पर ये आए। तो अब इसको निकालेंगे हम इससे, कि इस दो ऐसी संख्या है जिनको गुणा करने पर A⁴ -B⁴ आ जाए। अरे यार, यहाँ आपको क्या दिख नहीं रहा सूत्र? ये दिखते ही हमें एक सूत्र दिखना चाहिए कि यार सर यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A² का स्क्वायर -B² का स्क्वायर। मैं ऐसी दो संख्याएं छाड़ रहा हूँ, इनको गुणा करने पर ये आए। कहाँ से? इनके गुणनखंड करके। तो 4 आ गया, क्या लग गया? A² -B², मतलब या फिर x² -y²। क्या होता है A² -B²? A + B A - B। या x² -y² क्या होता है? x + y x - y। तो ये दोनों में भी वही हो गया। क्या हो गया? A² -B² है, तो इसको अपन ने खोला सूत्र से, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस। A² का होल स्क्वायर और B² का होल स्क्वायर है, तो ये तो पूरा क्या है आपका? A है एक तरह से, या फिर x है, तो ये पूरा क्या है? B² y। तो x² -y² बराबर क्या होगा? x + y x - y। लग गया सूत्र? ये लो, दो मिल गए आपको टुकड़े। इन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर A⁴ -B⁴ आ रहा है। यहाँ 4 भी है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ध्यान देना है, 4A²। तो इन दो संख्याओं को, जहाँ 4 है, क्या जोड़ने पे 4A² आएगा? देखो, 4 के भी दो टुकड़े करने पड़ेंगे। कौन कौन से दो टुकड़े कर लिए? 2, और 2 इसके साथ लगा दिया,
इंटू 2 लगा दिया एक इसके साथ, 4 के भी 2 टुकड़े कर लिए और दोनों के साथ लगा दिया। अब इनको हल करके बताओ क्या 4a² आ रहा है, इनको जोड़ के बताओ या घटा के बताओ। पहले जोड़ते हैं इनको, क्या है 2a² प्लस b², इसमें क्या जोड़ना है 2a² माइनस b²। तो इन दोनों को जोड़ना है, तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 2a² प्लस 2b², और इसको क्या लिख सकते हैं 2a² माइनस 2b²। जोड़ो दोनों को, जोड़ने पे ये प्लस ये माइनस कट गया, ये दोनों जोड़ेंगे 4a²। लो भाई मिल गया 4a²। कहाँ से मिला सर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो दोबारा देखो, अब दोबारा देखते हैं हम क्या किया। मुझे दो ऐसी संख्या निकालनी है जिनको गुणा करने पर 4a² माइनस b² आ जाए। पहले तो मेरे को ये करना है। अब इसमें संख्याएं वही आएंगी जिनको गुणा करने पर ये आए और जोड़ने पे ये आए। कैसे? सबसे पहले इसमें आपको सूत्र दिख रहा है कौन सा, a² माइनस b² को। किस कहाँ दिख रहा, लो बना लेते हैं, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर। बना लिया, मिल गया हमें सूत्र a² माइनस b², हमने लगा दिया यहाँ पे। अब दो मिल गए हमें पद, देखो दो गुणनखंड मिल गए। एक गुणनखंड के साथ इस 4 का एक 2 रख दिया और एक के साथ ये वाला 2 रख दिया, ठीक है, इसके भी टुकड़े कर लिए। अब मिल गए हमें दो टुकड़े जिनको गुणा करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। देखो दो ऐसे टुकड़े जिनको गुणा करने पे ये आ रहा है, 2 इंटू 2 4, और a² प्लस b² a² माइनस b² बराबर a² माइनस b²। तो दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पे ये आ रहा है। जोड़ने पे क्या ये आ रहा है, तो हमने जोड़ के भी देख लिया, जोड़ने पे 4a² आ रहा है। तो मिल गए, कौन कौन से मिले, ये x के साथ और ये भी x के साथ। किसके टुकड़े, बीच वाली के टुकड़े। आ गई बात समझ में? अब मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तुम समझ गए कैसे करना है, ये सब रफ में करना है। तो बीच वाली के दो टुकड़े क्या हुए, क्या हुआ? अच्छा यहाँ माइनस आ रहा है, हाँ यहाँ माइनस आ रहा है। माइनस का 4a² कब आएगा, जब ये और ये दोनों माइनस लेंगे, ये दो भी माइनस का और ये दो भी माइनस का, तभी तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है ना। और गुणा करने पे तो प्लस आ ही रहा है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो भैया दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, माइनस 2a² प्लस b² प्लस यहाँ भी माइनस, दोनों माइनस, और ये x के साथ आएगा क्योंकि x का वाला पद है ये। और यहाँ क्या आएगा, माइनस 2a² माइनस b², ये भी x वाला पद है, और प्लस a² माइनस b², ठीक है ना, बराबर 0। आ गई बात समझ में? अब क्या करना है भैया, खतरनाक हुआ नहीं हुआ? अब दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से और इसमें से जो जो कॉमन दिख रहा है, देखो एक्सिस वाला छाट लो पहले, क्या कॉमन दिख रहा है, एक तो x कॉमन है, संख्या 4 और 2 में से 2 कॉमन है ना, तो 2 को कॉमन निकाल लिया, क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है। अब 4 में 2 का भाग दिया, 2 x² का x बचा, माइनस की जगह माइनस, 2 बाहर निकाल लिया, x बाहर निकाल लिया, क्या बचा, याद रखना इसको a² प्लस b² कोष्टक के अंदर लिखना है। अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत है, क्योंकि ये माइनस पूरे कोष्टक के लग रहा है, इसलिए पूरे को कोष्टक समेत रखना है। अब मेन चैलेंज है यहाँ से कॉमन लेने का। सबसे पहले तो बीच में कौन सा चिन्ह आ रहा है, माइनस, तो यहाँ भी माइनस रख दिया करो। इसके बाद 2 कॉमन है क्या, सर नहीं है। x कॉमन है क्या, नहीं है। इन दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, हाँ है, इन दोनों में से कॉमन क्या है, देखो a² और b² है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, a² प्लस b², अभी यहाँ टुकड़े किए थे हमने, a² माइनस b² लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, 2a² माइनस b²x, और यहाँ पे क्या है, a² प्लस b² माइनस b²। तो बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन है, a² माइनस b², देखो दोनों में आ रहा है। अगर यहाँ से a² माइनस b² कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, a² प्लस b²। आ गई बात समझ में? अगर इसमें से मैंने a² माइनस b² बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, a² प्लस b², क्योंकि इसके ये 2 टुकड़े हैं, 2 में से एक बाहर निकाल लिया तो ये बचा। तो अब आ गई बात समझ में? 2 तो कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, कॉमन है a² माइनस b², ठीक है। यहाँ से बचा 2x, यहाँ से बचा, अब देखो कॉमन क्या है, माइनस, माइनस कॉमन होता है, इसमें आपको हर जगह ध्यान रखना है, हर जगह। यहाँ माइनस कॉमन लिया है ना,
माइनस कॉमन लिया है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, 2x, यहाँ से 2x बचा, ये प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, ये लो बराबर 0। ठीक है, ये अब मैं मिटा देता हूँ। भयंकर हो गया। अब देख लो भैया, कोष्टक बराबर है क्या? हाँ बराबर है कोष्टक। तो कोष्टक को कॉमन निकाल लो, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लो सर, बाहर निकाल लिया कोष्टक को। क्या बचा यहाँ से? यहाँ से बचा इस वाले में से 2x, यहाँ माइनस की जगह माइनस, यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। लो, अब कुछ आसान होगा, मिल गए दो टुकड़े, बस या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0। अब तो सिंपल है, ठीक है ना, मेन कठिनाई यही थी, अब तो सिंपल है। ये बराबर 0 मतलब 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैंने कोष्टक को हिलाया भी नहीं है, बराबर 0। तो 2x, ये कोष्टक माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोष्टक को रहने दो अपनी जगह, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। अब चाहो तो कोष्टक हटाओ, चाहो तो मत हटाओ, बस ये आ गया हमारा x का एक मान। अब यहाँ से सेम वही प्रोसेस, या तो ये बराबर 0 या तो ये बराबर 0। तो वही माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2। ठीक है ना, कोष्टक को रहने दो। तो ये आ गया एक एक्स का मान और एक एक्स का मान, ये आ गया। ये इस समीकरण के दो हल आ गए। आई बात समझ में? तो बिल्कुल आपको वैसे ही बताया जैसे पहले वाले सवाल किए थे, बस यहाँ पे अलग थोड़ा सा a की घात 4 और b की घात 4 के रूप में है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो क्या किया हमने, दोबारा देखो, पहले और आखिरी को गुणा किया तो क्या आया, 4 a की घात 4 माइनस b की घात 4। अब इसके दो ऐसे टुकड़े करो, इसके दो गुणनखंड कैसे किए मैंने वो यहीं से छाटे, a की घात 4 माइनस b की घात 4 के दो टुकड़े, दो गुणनखंड, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, लगा दिया। तो क्या लगा सूत्र, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, 4 भी साथ में तो दो दो भी उनके लगा दिए। तो क्या टुकड़े हो गए, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको और इसको गुणा करने, यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है, इसको और इसको गुणा करने पर प्लस आ रहा है। तो दो ऐसी संख्या लेनी है जिनके समान चिन्ह हो, या तो दोनों प्लस की हो या दोनों माइनस की हो। तो कैसे छाटेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे माइनस का है, इसीलिए मैंने ये और ये दोनों माइनस के लिए, हर जगह ध्यान रखना है दोनों माइनस के लिए। ठीक है, इसके बाद कॉमन लिया है। आगे बात समझ में? अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरह, जो वापस इसकी तरह है। अब अगला सवाल देखते हैं, जो दिखने में इसके पहले वाले सवाल की तरह खतरनाक है, लेकिन है काफी सिंपल। क्यों है सिंपल? क्योंकि क्या करना है, पहली और आखिरी को गुणा करो। क्या है, पहली और आखिरी को गुणा करने पे क्या आएगा, ए बी और बी सी गुणा होंगे तो ए बी इंटू बी, बी स्क्वायर सी, चिन्ह प्लस माइनस माइनस, माइनस ए बी स्क्वायर। अब बीच वाली के दो ऐसे टुकड़े करने हैं, बी स्क्वायर माइनस ए सी के, जिनको गुणा करने पे यह है। अब यार ये टुकड़े तो ये दे रखे, बी स्क्वायर और माइनस ए सी, टुकड़े इसमें ये रहे, एक बी स्क्वायर और माइनस ए सी, इसमें यहीं के टुकड़े दे रखे हैं, बस कुछ नहीं करना आपको, टुकड़े दिए हुए हैं। ये सवाल ऐसा है, इसमें टुकड़े दिए हुए हैं, ठीक है ना, याद रख लो भले इस चीज को कि इस सवाल में टुकड़े आपको दिए हुए हैं। कैसे? अब बस इसको क्या करना है, एक्स को दोनों से गुणा कर दो, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी बराबर 0। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, देख लो गुणा करके देख लो भाई, दिमाग क्या लगाना, बी स्क्वायर और ए सी को गुणा करके देख लो, आ रहा है माइनस ए बी स्क्वायर सी, हाँ आ रहा है, बस यही इसके टुकड़े हैं। अब क्या करना है, वही दो दो के जोड़े बनाओ और कॉमन लो। क्या आ रहा है इन दोनों में से कॉमन, एक तो b आ रहा है और x आ रहा है, बस यहाँ से बचा ए एक्स और यहाँ से बचा x, बाहर निकल गया, बी स्क्वायर में से b कॉमन लिया, केवल एक b बच गया, माइनस की जगह माइनस, दोनों में से क्या कॉमन है, c, बस यहाँ से क्या बचा, a और x, माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह बदलेगा, प्लस आएगा,
कॉमन सी लिया है तो केवल बी बचेगा बराबर 0। देख लो, चेक कर लो दोनों कोष्ठक बराबर है क्या। हाँ, दोनों कोष्ठक बराबर है, मतलब हमारे टुकड़े सही हैं, सब कुछ सही है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब बस दोनों को कॉमन ले लो, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। या तो ये बराबर 0 या ये बराबर 0, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम्हें आता है भाई। इसके आगे तो तुम सिंपल एक्स का मान निकालना, दोनों जगह से निकाल लो। ठीक है, ये आपका गुणनखंड हो गए। गुणनखंड के मेन जो भी सवाल थे वो मैंने आपको बता दिए। इसके पहले भी लेक्चर लिया है, उसमें मैंने काफी गुणनखंड बताए बहुपद वाले में। तो गुणनखंड में केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अब तुम खुद प्रैक्टिस करो यार। बाकी के सवाल तुम खुद कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस से, तुम सारे सवाल कर सकते हो। मेन जो सवाल थे वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब एक छोटा सा इसमें इस प्रश्नावली में एक और टॉपिक आता है, क्या ये द्विघात समीकरण है, सत्यता की जांच करो। तो क्या आप करोड़पति बन सकते हैं, उस तरह का सवाल है कि क्या बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक है, छोटे से सवाल। तो हमारा कॉन्टेस्ट क्या ये द्विघात समीकरण में, ये है आपके सामने पहला प्रश्न। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है। सर नहीं है, x की घात 2 ही नहीं है, ऐसा नहीं है, इसको हल करना पड़ेगा। पहले हल करके देखो, हल करेंगे तो देखो क्या होगा, x इंटू एक्स, इसको गुणा करो, x इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 बराबर, यहाँ x प्लस 2 x माइनस 2, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सर है ना, ये तो द्विघात समीकरण दिख गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, सबसे बड़ी घात है, तो सर ये द्विघात समीकरण है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, आप इसको देख के ही नहीं कह सकते कि ये द्विघात समीकरण है। इसको पहले सबको एक तरफ लेके आओ, सभी पदों को एक तरफ लेके आओ, पूरा हल करो कंप्लीट, तब जाके आप कह सकते हो। क्योंकि यहाँ देखने पे तो लग रहा है ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ये वास्तव में द्विघात समीकरण ही नहीं है। क्यों नहीं है, अभी बताता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये इधर गया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इधर गया तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, इधर गया तो प्लस का 4 बराबर 0। ये लो कट गया, x प्लस 12 बराबर 0, ये बचा आपका। बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है। भैया नहीं है ही नहीं पद एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, तो कंप्लीट हल करना है, कभी भी आप इसको देख के ऊपर से ही, और बता मत देना कि नहीं सर ये तो द्विघात समीकरण है, ऊपर से देखने में पता लगे। जैसे बहुत से बच्चे मना कर देंगे नीचे वाले को, क्या ये द्विघात समीकरण है, आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर एक्स क्यूब आ रहा है, लेकिन ये निकलेगा द्विघात समीकरण। क्यों निकलेगा, देखिए आगे, देखते जाओ कैसे निकलेगा। तो निकालें, करें। ये तो भैया कुछ करना ही नहीं है, -4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, सूत्र लग रहा है, कौन सा सूत्र, a माइनस बी का क्यूब। पता है क्या होता है a माइनस बी का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक a प्लस b। ठीक है, सूत्र क्या होता है, यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो हर जगह माइनस आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्ठक a प्लस b। ये आपने पढ़ रखा है 9th में, और नहीं पढ़ रखा हो तो देख लेना अपनी किताब में, ये सूत्र है आपके। तो लगा दें यहाँ पे ये सूत्र, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस बी क्या है 2, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3, यहाँ माइनस आएगा है ना, हर जगह माइनस, एक की जगह एक्स माइनस 2। ठीक है, बस हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। ये तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, आपको वैसे दिख गया होगा, बहुत से बच्चे तक समझ गए होंगे, हाँ सर सही है। 2 का क्यूब होता है 8, गुणा करेंगे -6x, x माइनस 2। ठीक है, और देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, इसको इन दोनों से गुणा करोगे क्या आएगा, -6x² माइनस माइनस प्लस 12x। सभी को उठा के इधर ले आओ, सर ला रहे हैं, इधर लाओगे तो संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे,
ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का, और बराबर 0। ये लो एक्स क्यूब वाला गया काम से। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 4x² प्लस का 6x², एक माइनस की है एक प्लस की है तो घटेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2x², चिन्ह बड़ी संख्या का, प्लस की है बड़ी संख्या इसलिए प्लस का 2x²। ये दोनों माइनस के हैं, दोनों संख्या माइनस की मतलब जुड़ेगी, 12 और 1 जुड़ के 13 होंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस इसलिए -13x, प्लस 1 और प्लस 8 दोनों प्लस के हैं, +9 बराबर 0। क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ है। तो बस यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि x की सबसे बड़ी घात 2 है। तो पहचान गए? ऊपर देख के बिल्कुल मत बोल देना, पूरा हल करना कि भाई क्या है इसमें, आगे क्या होने वाला है। पिक्चर यहाँ नहीं है, ये तो आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपकी पिक्चर यहाँ जाके हल हो रही है। आ गई बात समझ में? तो ये आपकी द्विघात समीकरण की पहली प्रश्नावली पूरी कंप्लीट है, जिसमें 2 तरह के सवाल पूछे गए हैं कि एक तो ये सिंपल सवाल है, एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कभी कभी। दूसरा है गुणनखंड विधि, जो 9th में भी पढ़ी, 8th में भी पढ़ी, 10वीं में पढ़े हमने, जो मेन सवाल था मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, अब वही जाने के पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह में, ताकि वो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अपने कोई भी फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, तो वह भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ठीक है ना? कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं स्पेशली ये लेक्चर लेके आया हूँ। बहुत कम मिलेगा आपको हिंदी मीडियम के बच्चों के लेक्चर, कोई भी हिंदी मीडियम में इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। मैंने एक एक चीज़ इस वीडियो में आपके लिए डाल दी है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें हिम्मत मिलती रहे। मेरी गुजारिश है, मुझे आप हिम्मत दीजिए अपना लाइक का बटन दबा के, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके। ठीक है,